सत्ता के गलियारों से सड़क से संसद तक नेताओं की कथनी करनी का सच जब भी डोलता है, मैं अशोक वानखड़े बोलता है। सिर्फ न्यूज नशा पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। मैं अशोक वानखड़े एक विशेष खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने ऐलान किया है कि वो जैन धर्म स्वीकारने जा रही है। मतलब अब वो दीदी मां कहलाएगी। 17 नवंबर को वो सभी चीजों का त्याग कर रही है। उनके ट्वीट से बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन की स्थिति में है। उमा भारती ने कहा कि वो पूर्ण रूप से अपने परिवार का त्याग कर रही है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई संन्यास लेता है तो वो अपना स्वयं का भी पिंडदान करता है। ये उमा जी ने एक दिन मुझे स्वयं बताया था। तो जब उमा जी ने हिंदू धर्म में संन्यास लिया, भगवा धारण कर लिया, और तब उमा भारती का नाम उमा श्री भारती हुआ, उसी दिन से वो परिवार से अलग हो गई थी। फिर से कौन सा परिवार त्यागने जा रही है? क्योंकि विद्यासागर महाराज जैन, दिगंबर जैन के बहुत बड़े आचार्य हैं। उनका बहुत बड़ा नाम है। यदि उनको गुरु मानकर वो दीदी मां बनने जा रही है तो फिर वो जैन धर्म का स्वीकार कर रही है। जैन धर्म में श्वेतांबर है और दिगंबर है। दिगंबर वो है जो साधु आचार्य नग्न अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनकी तपश्चर्या बहुत ज्यादा कठिन होती है। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वैसे देखा जाए तो जैन आचार्य की तपश्चर्या ही बहुत ज्यादा कठिन होती है, लेकिन दिगंबर उसमें बहुत ज्यादा और ऊंचे ग्रेड के तपस्वी माने जाते हैं। जो महिलाएं दीक्षा लेती है श्वेतांबर में, उन्हें साध्वी या सत्यजी कहते हैं, और जो दिगंबर जैन में संन्यास लेते हैं या अपना अपने आप को साध्वी कहलाते हैं, उन्हें दीदी मां की उपाधि से नवाजा जाता है। तो अब साध्वी उमाश्री भारती दीदी मां कहलाएगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि उमा भारती क्या राजनीति में कंटिन्यू रहेगी? मैं बीकानेर में हूं और एक जैन समाज के ही कार्यक्रम में कि आत्महत्या समाज की बुराई है और इसे मुक्त करना चाहिए, इसका एक बड़ा आयोजन था और उस आयोजन में मैं वक्ता करके बुलाया गया था। यहां आचार्य विजय श्री जी के नेतृत्व में ये तमाम आयोजन हो रहे हैं। तो वहां कई जैन आचार्यों से बात करने के बाद, जैन साधु साध्वियों से बात करने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि उमा भारती यदि दीदी मां बनती है तो उन्हें शायद भगवा भी त्यागना पड़ेगा, उन्हें श्वेत वस्त्र पहनने पड़ेंगे और उस कठिन तपश्चर्या को अंगीकरण करना होगा जो दिगंबर जैन की साध्वियां करती है, दादी मां करती है। और फिर राजनीति से उन्हें दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जैन चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, उनके किसी भी आचार्य हो या किसी भी साध्वी या दादी मां हो, उन्हें राजनीति में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो उमा भारती का ट्वीट कि मैं मेरे परिवार से अलग होने जा रही हूं और मैं सबको त्याग रही हूं, ये त्याग तो उन्होंने तभी किया था जब पहली बार उन्होंने संन्यास लिया था। 1992 में उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद वो उमाश्री कहलाई। तभी उन्होंने अपना पिंडदान किया और संसारिक जीवन से मुक्त हो गई। लेकिन राजनीति, हिंदू धर्म के साध्वियों को राजनीति शायद करने की परमिशन है, तो उसके तहत वो राजनीति भी करती रही, चुनाव भी लड़ती रही। उमा भारती टीकमगढ़ के एक गरीब परिवार में जन्मी एक बच्ची थी, लेकिन विलक्षण प्रतिभा थी। बचपन से पौराणिक कथाओं का कथन इतनी ताकत के साथ करती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध होते थे। ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया को जब इसके बारे में पता पड़ा तो इस बेटी को उन्होंने पैट्रोनाइज किया और एक बड़े संत के रूप में स्थापित किया। उमा भारती विजयाराजे सिंधिया की ही देन है। वो देश प्रदेश में
अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक तमाम जगहों पे धार्मिक प्रवचन करते घूम रही थी। लेकिन जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में विजया राजे ने उसकी प्रखर वाणी को उपयोग में लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उतारा। वो भारतीय युवा मोर्चा की अध्यक्ष भी रही। पहली बार 84 में वो सांसद का चुनाव लड़ी, 1984 में खजुराहो से, और चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। उसके बाद 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 तक लगातार वो चुनाव जीतती रही। आखिरी लोकसभा चुनाव उन्होंने भोपाल से जीता था। और फिर वो केंद्र में मंत्री रही, अटल जी के मंत्रिमंडल में वो एचआरडी मिनिस्टर रही, स्पोर्ट्स यूथ अफेयर उसके पास था, कोल मंत्रालय में भी रही। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में वो वाटर रिसोर्स, खासकर गंगा के शुद्धिकरण का काम देखती थी। उसके बाद कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश की राजनीति से अस्त होना और वहां लोध लीडरशिप को खासकर बुंदेलखंड में डेवलप करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और वो चुनाव जीत भी गई। उसके बाद उनका मन थोड़ा सा हट गया। उन्होंने टेम्पररी फेज के तहत राजनीति से संन्यास लिया, लेकिन सामाजिक आंदोलन में वो जुड़ी रही। खासकर मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बहुत एक्टिव थी। कई जगह पे वो प्रखरता से अपने विषय रखती थी। उमा भारती के जीवन में बहुत ज्यादा उलट पुलट आपको दिखाई देती है। उमा भारती का पूरा जीवन, जैसा बचपन तो उन्होंने शायद देखा ही नहीं, बचपन से ही वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हो चुकी थी और उसका परिवार उसी आध्यात्मिक उसके गुरु होने का साथ में पीछे पीछे चल रहा था। एक बार उनकी शादी तय हुई, लेकिन वो शादी में पहुंची नहीं। दूसरी बार वो स्वयं शादी करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने हस्तक्षेप करके वो शादी रोकी। तब गोविंदाचार्य, जो भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में बड़े एक्टिव थे, उनकी और उमा की शादी होने वाली थी। ऐसा आज दोनों ने व्यक्तिगत रूप से जब मेरे से बात हुई तो दोनों बातें रिकॉर्ड पे, मैं एक प्रोजेक्ट एक स्टोरी पे काम कर रहा था, तब दोनों ने ये बातें रिकॉर्ड पे कही। लेकिन उमा भारती जी के साथ एक खासियत है, वो कोई भी चीज दिल में और दिमाग में अलग अलग नहीं रखती। वो आम राजनीतिज्ञ जैसी गेम नहीं खेलती। जो उसकी जुबान पे है वही दिल पे होता है और उसका खामियाजा उन्हें राजनीति में कई जगह भुगतना पड़ा। अब देखना यह है कि ये गेरुआ पहनने वाली उमा भारती, जिसने बचपन से ही प्रवचन कर अपने वाणी के और अपने जिह्वा के, जिसपे सरस्वती विराजमान है लोग कहते हैं, उसके भरोसे एक हिंदुत्व की ज्योत पूरे देश में जगाने का काम किया। जो प्रखरता से राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़ी, जेल भी गई, उन पे केसेस भी चले, केसेस से बरी हुई। जब मध्य प्रदेश में राजनीति में उलट पुलट हो रही थी तो उन्हें मुख्यमंत्री बन के भेजा गया और शायद योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की नींव जो है वो उमा भारती के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से पड़ी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी साध्वी को, किसी भगवे को राजनीतिक पद पे आसीन किया। लेकिन एक कर्नाटक में पुराना केस था हुबली में, उस केस में उनके खिलाफ शायद निर्णय आया और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो काटछाट की राजनीति है उसमें उमा कमजोर पड़ गई, क्योंकि फिर उसे वो आदत नहीं है जो आम राजनीतिज्ञ के साथ है, जबान में कुछ, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ। उमा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी भी बनाई, लेकिन जितना उम्मीद उनको लग रही थी वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर वापस आ गई। उमा भारती का वह फेमस दृश्य, वीडियो भी लोगों के जहन से उतरता नहीं, जब अडवाणी जी अध्यक्ष थे और एक बैठक में उन्होंने जो ब्रीफिंग और डिब्रीफिंग, जो मीडिया में उनके खिलाफ खबरें छपवाई जाती थी, उसका प्रखर विरोध उन्होंने अडवाणी जी के सामने, जिन्हें वो अपने पिता समान मानती थी, कैमरे के सामने किया, जो दृश्य पूरे देश ने देखा। उसके बाद ही उनको पार्टी से निकाला गया था और उसके बाद
उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की थी। अब देखना यह है कि प्रखर वाणी वाली मध्य प्रदेश की इस बेटी को हिंदुत्व की ध्वजवाहिका उमा भारती जैन समाज में जब जाएगी तो खासकर दिगंबर जैन की वो कठिन तपश्चर्या के तप में वो तप पाएगी क्या? फिर से मेरा वो सवाल कंफ्यूजन का बरकरार है। शायद दर्शक भी इसमें वही कंफ्यूजन होंगे। जब 1992 में उमा भारती जी ने संन्यास लिया तो भारतीय हिंदुत्व में जब संन्यास कोई लेता है तो वो परिवार वैसा ही त्याग देता है, अपना स्वयं का पिंडदान भी वो करता है। तो फिर अब किस त्याग की वो बात कर रही है? क्या वो दबी जबान में हिंदुत्व त्याग कर जैनिज्म अपना रही है? ये बड़ा सवाल समय के साथ ही सामने आएगा। 17 नवंबर को वो बड़ी दीदी मां बनने जा रही है। उसके बाद वो यदि दिगंबर जैन की साध्वी के रूप में समाज के सामने आती है तो क्या गेरुओं की जगह उसका वस्त्र सफेद होगा? क्या उमा भारती राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले लेगी? ये चीजें 17 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। यदि उमा भारती भगवे का भी त्याग नहीं करती और उमा भारती लगातार राजनीति में सक्रिय रहती है तो फिर जैन समाज में एक नया आंदोलन खड़ा होगा कि क्या साध्वियां राजनीति कर सकती है, क्या साध्वियां पब्लिकली ये सारे काम कर सकती है। आने वाले समय में उमा भारती को लेकर तूफान तो जरूर खड़ा होगा। देखते हैं क्या होता है। आज इतना ही। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।